हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विश्वजीत चौधरी और इस लेक्चर में हम पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम पुराने लेक्चर में प्रकाश और प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ा था। फिर हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था, दर्पण के कुछ बारे में पढ़ लिया था, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण में हमने ये सीख लिया था कि गोली दर्पण बेसिकली होता क्या है। देखिए, इस लेक्चर में थोड़ी सी मैं गोली दर्पण के बारे में बता देता हूँ। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण बेसिकली कांच के खोखले गोले से निर्मित एक विशेष प्रकार का दर्पण होता है, जिसके एक तरफ पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है तथा दूसरा तरफ हमारा क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो देखिए, गोली दर्पण हम बनाते कैसे हैं? तो गोली दर्पण शब्द में छिपा है गोली, मतलब गोला, यानी किसी कांच के खोखले गोले से निर्मित जो दर्पण है वो हम गोली दर्पण कह सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कांच का खोखला गोला है और इस कांच के खोखले गोले से हमें एक दर्पण का निर्माण करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में काटेंगे। एक तो हम इधर से काट सकते हैं और दूसरा हम इधर से काट सकते हैं। और इसको काट करके हम चाहे तो इसको अलग कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको काट करके हमने दो ऐसे भागों में अलग कर लिया, ठीक है। ये दो भागों में अलग हो गया, मान लीजिए ये काट लिया और ये हमारा यहाँ से भाग अलग हो गया। तो यह कुछ इस प्रकार हमें वक्र के जैसा दिखाई देगा और इन्हीं वक्रों के सहारे से हम क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार का दर्पण का निर्माण करेंगे। तो ये जो दोनों दर्पण है ये गोली दर्पण के प्रकार है। और ये गोली दर्पण जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए, दर्पण निर्माण बेसिकली हम क्या करते हैं, एक तरफ हम पालिश करते हैं किसके, लाल ऑक्साइड या पारे की कलई की। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वक्र, इनमें आपको पता है कि ये वाला जो तल है इसको हम नाम देते हैं उभरा हुआ तल, और ये जो अंदर जो है उसको हम नाम देंगे दबा हुआ तल। सेम इस वक्र में भी ये है, ये दबा हुआ तल है और ये उभरा हुआ तल है, ठीक है। तो मान लीजिए अब अगर हम इस वक्र के सहारे से किसी दर्पण का निर्माण कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके एक तरफ हम पेंट करेंगे। किसके पेंट करेंगे? लाल ऑक्साइड या पारे की कलई की। तो मान लीजिए इसके हमने क्या किया, इस वाले ये जो उभरा हुआ भाग है इस पे हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक उसी प्रकार इसके हमने दबे हुए भाग पर पेंट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो वक्र था अब ये किस में निर्मित हो गया, ये निर्मित हो गया दर्पण में। और ये जो उभरा हुआ तल है, अगर किसी गोली कांच के खोखले गोले के उभरे हुए तल पे हम पालिश करते हैं और हमारा दबा हुआ तल जो होता है परावर्तक तल, उभरा हुआ भाग पालिशदार और दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, तो हम उसको नाम देते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर उभरा हुआ भाग पालिशदार हो और दबा हुआ भाग क्या हो, हमारा परावर्तक तल हो, तो हम उसको नाम देते हैं अवतल दर्पण। और ठीक उसी का उल्टा, अगर दबा हुआ भाग परावर्तक तल हो और उभरा हुआ भाग दबा हुआ भाग पालिशदार हो और उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक तल हो, तो उसको हम नाम देंगे उत्तल दर्पण। ठीक है। अगर एग्जाम में लिखने की बात आ जाए कि गोली दर्पण क्या है और उसके कितने प्रकार है, तो हम एग्जाम में लिखेंगे किसी भी कांच के खोखले गोले से निर्मित जो दर्पण होता है उसको हम गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण, कौन सा दर्पण, खोखले गोले का वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर हम पालिश कर दे और दबा हुआ भाग हमारा परावर्तक तल हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अवतल दर्पण। तथा जिस दर्पण में दबे हुए भाग पर हम पालिश कर दे और उभरा हुआ भाग हमारा क्या हो गया, परावर्तक तल होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उत्तल दर्पण। अब देखिए, उत्तल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जितने भी अगर हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ये दोनों प्रकार की दर्पण की बात करें तो इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, इनमें कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हम मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं। इसी लेक्चर में हम उस पॉइंट को भी सीख लेते हैं कि वो बेसिकली होता क्या है। देखिए, मानिए ये जो पूरा गोला है, ठीक है, तो पहले हम समझते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्यान से सुनिएगा, वक्रता त्रिज्या। देखिए, ये वक्रता त्रिज्या से आपको समझ में आता होगा, त्रिज्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। वृत्त का केंद्र और परिधि, ये जो वृत्त है इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, और केंद्र से अगर हम परिधि पर ऐसे एक रेखा मिला दें
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी क्या नाम कहलाती है? त्रिज्या। अब ये वक्रता त्रिज्या क्या है? मान लीजिए हमने ये अवतल या उत्तल दर्पण बनाया, तो हमने इसको बनाया है कांच के खोखले गोले से, और कांच का अगर खोखला गोला है तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा। तो किसी भी अवतल या उत्तल दर्पण जिसका हम इस गोले को काट के लाकर इसको बना रहे हैं, तो इसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा? इस दर्पण का केंद्र। यानी किसी भी कांच के खोखले गोले का केंद्र जो होता है, इसी गोले से निर्मित जो दर्पण है उसका भी केंद्र होता है। तो अर्थात हम अगर इसके केंद्र की बात कर लें तो इसका केंद्र यहाँ पे होगा, ठीक उसी प्रकार इसका भी केंद्र यहाँ पे होगा, और वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात कर लें तो ये परिधि से हमने मिला दिया, तो ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, और ठीक उसी प्रकार इसको इससे मिला दिया तो ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। यानी गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण में अवतल या उत्तल का भी केंद्र होता है, जिसको हम नाम देते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। वक्रता त्रिज्या के बाद हमारा जो अगला पॉइंट हो सकता है उसको हम ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट में हम, पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट में लिखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष कैसे कहते हैं? एक और पॉइंट मुख्य अक्ष से साथ साथ में एक और पॉइंट हम सीख लेते हैं, जिसको हम ध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ठीक है, अब देखिए ये ध्रुव या पोल क्या होता है? ये हमारा है वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो हमने वक्रता त्रिज्या से इस वाले दर्पण पे या इस वाले दर्पण पे हमने एक रेखा खींची है, तो रेखा इस वाले दर्पण पे यहाँ पे टच कर रही है और इस वाले दर्पण में यहाँ पे टच कर रही है। तो जहां पर ये टच कर रही है ना, इसी को हम पोल के नाम से जानते हैं, ध्रुव के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी दर्पण का वह भाग जहां बीचों बीच वाला भाग बोल सकते हैं। दर्पण का जो ये जो होता है ना परावर्तक तल, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? परावर्तक तल। यानी दर्पण का परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है ना, वो ध्रुव होता है। चाहे वो उत्तल दर्पण की बात करें चाहे वो अवतल दर्पण की, दोनों में जो मध्य बिंदु होता है वो किस नाम से जानते हैं हम लोग उसको? ध्रुव या पोल के नाम से। अब देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है। हमने दो चीजें देख लिया, ध्रुव क्या है, मध्य बिंदु, सेंटर क्या है, इसका जो केंद्र है वही इसका केंद्र है। अब हम इस वाले ध्रुव को और इस वाले सेंटर को मिलाते हुए एक रेखा ऐसे खींच देना, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले पोल को और इस वाले सेंटर को मिलाते हुए जो ये रेखा जा रही है, इसी रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? मुख्य अक्ष को। ठीक है, तो तीन चीज क्लियर हो गई होंगी, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और ध्रुव। चौथा पॉइंट हम ले सकते हैं इसमें, फोकस। अब देखिए ये फोकस किसे कहते हैं? जैसे कि हमने ये चीज देखा है कि ये वाला जो तल है हमारा, ये वाला जो तल है ये दबा हुआ तल है और ये उभरा हुआ तल है। ठीक उसी प्रकार ये दबा हुआ है और ये उभरा हुआ है। अगर हम इसमें ये वाला पॉइंट देखें तो ये इसका सेंटर है। तो जो फोकस जो होता है ना, इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस और सेंटर के बीच में एक रिलेशन होता है। हमेशा जो फोकस होता है ना वो आधा होता है किसके? सेंटर के। ये पॉइंट याद रखिएगा, फोकस हमेशा आधा होता है किसके? सेंटर के। यानी ये फोकस है और ये हमारा पोल है, इसके अगर बीचों बीच में एक हम पॉइंट ले उसको हम क्या कहेंगे? फोकस। ठीक अवतल दर्पण में भी सेंटर में होता है और उत्तल दर्पण में भी सेंटर में होता है। यानी अगर फोकस की बात कर लें तो वक्रता त्रिज्या के आधे को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं और F इक्वल टू होता है C/2, वक्रता त्रिज्या की आधा। देखिए हमने वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली। अब अगर हम बात कर लें, ये हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये किस प्रकार का दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमने देख लिया है। सबसे पहले हमने वक्रता त्रिज्या के बारे में देख लिया
कि जो गोले का केंद्र होता है वही दर्पण का केंद्र होता है। दूसरा ध्रुव के बारे में देख लिया है कि ये जो हमारा परावर्तक तल है जो हम दर्पण का, उसके अगर सेंटर की बात कर ले, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम पोल के नाम से जानते हैं, ध्रुव के नाम से जानते हैं। चाहे वो उत्तल दर्पण की बात करें चाहे हम अवतल दर्पण की बात करें। फोकस तल क्या होता है या फोकस क्या होता है? देखिए फोकस को हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, फोकस जो होता है ना हमारा, वो आधा होता है किसके? सेंटर के। ध्यान से सुनिएगा, फोकस को हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, पहली तो ये। दूसरा हम किस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं? दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखें, ठीक है, यहाँ हम वस्तु को दर्पण के सामने रख दिया और यहाँ से हमने इस साइड रख दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, वस्तु को हम अवतल या उत्तल दर्पण के सामने रखते किधर है? जिधर परावर्तक तल होता है वस्तु को हम उधर ही रखते हैं, पालिशदार तल के विपरीत। यहाँ पे इस साइड में पालिश किया गया है तो हमने वस्तु को इस साइड में रखा है, और इसमें क्या किया गया? पालिश इस साइड किया गया तो हमने वस्तु को इस साइड में रखा है। अब देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, अगर हम इस वस्तु में अगर हम इस अवतल या उत्तल दर्पण में हम इसके कंडीशन को देखें तो यहाँ से प्रकाश चलेगी और प्रकाश चल करके इससे टकराएगी। हमने एक नियम पढ़ा था प्रकाश का कि जब कभी प्रकाश किसी चिकने तल से टकराती है तो वो परावर्तित होती है, ठीक है, ये परावर्तन का नियम था, हमने ये देखा था। तो ठीक उसी प्रकार ये जो चिकना तल है, ये एक मिरर है, यानी ये चिकना तल है, बेसिकली ये प्लेन मिरर है और ये वक्र मिरर है। तो ये जब इससे टकराएगी तो ये परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष को काटेगी। ये तो पता है ना, ध्रुव और सेंटर को मिलाकर चलने वाली जो रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश दर्पण पे टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित होती है, और परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस वाले दर्पण का फोकस कहते हैं। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। दूसरी परिभाषा ये होगी। ये अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें ये वस्तु को काटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उत्तल दर्पण की बात कर लें तो इससे प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, ये परावर्तित होकर इधर जाएगी। हमको इसको इधर पीछे बढ़ाना पड़ेगा और ये यहाँ पे काटता हुआ प्रतीत होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वास्तव में ये काटता है, यहाँ पे काटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये अंतर होता है बेसिकली इसमें, जहां पर ये काटता हुआ प्रतीत होगा वहां पर इस उत्तल दर्पण का फोकस कहलाएगा, और जहां पर ये वास्तव में काटेगा ये उसका फोकस कहलाएगा। तो दोनों का फोकस की परिभाषा सेम है, बस यहाँ पे काटता हुआ प्रतीत होता है और यहाँ पे वास्तव में काटता है। तो आगे हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ये काटता हुआ प्रतीत होता है यानी ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, और ये वास्तव में काटता है यानी ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी हमने देख लिया। अब देखिए दूसरा चीज क्या होता है? द्वारक। द्वारक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वक्र होता है उसके एक तरफ हमने क्या कर दिया? पालिश कर दिया, और दूसरा हमारा होता है परावर्तक तल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो वक्र है, इसी वक्र को हम क्या नाम देते हैं? द्वारक। यानी दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? दर्पण का द्वारक। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो परावर्तक तल है उसको हम दर्पण का द्वारक कहेंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण की बात करें चाहे हम अवतल दर्पण की बात करें। इनमें जो M1 और M2 आपको दिखाई दे रहा है यही दर्पण के द्वारक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसके और भी बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी को भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।